नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं स्टार्टअप हाइपर के फाउंडर संजीत कुमार जी से। तो संजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। संजीत जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप हाइपर का क्या कंसेप्ट है और ये किस प्रकार से लोगों को सर्व कर रहा है। स्टार्टअप हाइपर बेसिकली किसी भी लोगों के लिए, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं अपने एक नया बिजनेस या उद्योग लगाने में, इंडस्ट्री लगाने में, या तो किसी तरह की फैक्ट्री लगाने में, तो उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरह के उद्योग लगाना चाहता है तो वो किस किस चैलेंजेस उनके लाइफ में आती है, जैसे कि फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, उनको गवर्नमेंट्स की क्या क्या योजनाएं उनके लिए है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद जो प्लांट लगाते उद्योग लगता है तो कौन कौन सी मशीनरी उनमें लगेगी, मशीनरी के बाद उनको मशीनरी के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, उसको लगाने के बाद उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कौन करवाएगा, कैसे उनको इस मशीन को चलाने की जानकारी प्राप्त होगी। जब मशीन लग जाती है, प्लांट इंस्टॉल हो जाता है, उद्योग लग जाता है, जब उनके प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं तो उन प्रोडक्ट को कहाँ वो बेचेंगे, कैसे वो रेवेन्यू अर्न करेंगे, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, बिजनेस मॉडल क्या होगा, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाएगी, उनके टारगेट कस्टमर क्या होंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी स्टार्टअप हाइपर लेके आता है, जिसे हम लोग कहते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन। कैसे आइडेंटिफाई होता है लोगों को कि कौन सा बिजनेस उनके लिए बेहतर है या किस बिजनेस को वो अच्छे से कर पाएंगे? जैसे कोई भी इंडिविजुअल अगर हमारे ऑफिस में आते हैं कि मुझे सिर्फ इंटरेस्ट लेकर कि मुझे ये बिज़नेस करना है, तो सबसे पहले कुछ जानकारियां हैं जो हमारी टीम उनसे पूछती है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका होम टाउन क्या है और आपके होम टाउन की भी विशेषता क्या है, क्वालिटी क्या है। जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप लोग सुने होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि कहीं पर चावल बढ़िया हो रहा है, कहीं पर मशरूम बढ़िया हो रहा है। तो उनके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, उनके ज़िले के अकॉर्डिंग क्या बढ़िया है, क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है जिस पर वो काम कर सकते हैं और वो अपनी चीज़ों को बना करके, उद्योग लगा करके उस चीज़ को प्रोडक्ट तैयार करके वो बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इस चीज़ों को देखते हुए हम लोग उनको, हमारे पास 200+ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग उनके सामने रखते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर लाइवलीहुड, अकॉर्डिंग टू देयर जो स्थानीय निकाय होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना देख के फिर आगे अपना प्रोडक्ट चूज करते हैं। ये अलग अलग बिजनेस प्रोजेक्ट्स ऑन डिफरेंट बिजनेस सब्जेक्ट्स, इन सभी की जानकारी आपको कहाँ से मिली या मिलती है? क्या होता है कि जब मैं बहुत पहले मैं भी एक उद्योग लगाना चाहता था, इस सिलसिले में मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया कि कौन सा मैं प्रोडक्ट लगाऊं, किस चीज़ की बिज़नेस ज़्यादा चलेगी, क्या मार्केट में डिमांड है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और हमारी टीम जो हमारे साथ है, जितने भी को फाउंडर, सब लोगों ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की कि पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो म्यूनिस की प्लांट लगा लेते, तो उस पर रिसर्च किया। फिर मुझे लगा कि एक मिलेट प्रोडक्ट्स, क्योंकि 2023 जो बीता है पिछले साल वो मिलेट ईयर्स था, आप लोग सब लोग पूरे चर्चा में बना हुआ था। हम लोग तो मिलेट पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया कि मिलेट से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो हमें पता लगा मिलेट से तो 25+ प्रोजेक्ट्स बन सकता है और उसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट्स का है, RTP हैदराबाद है, रूरल टेक्नोलॉजिकल पार्क भी है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि हर एक चीज़ पे 25+ प्रोडक्ट्स बनाना सिखाते हैं। तो हम लोगों ने हर जगह पे जाके ट्रेनिंग ली, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा, जाना, और बस उसी चीज़ को लेकर के हम चाहते हैं कि लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाएं कि आप भी, आपके ज़िले की खासियत है उस चीज़ को उठाएं और आगे इसको बिल्डअप करें और उद्योग लगाएं। कैसे जानकारी मिली कि या कैसे आपको ऐसा महसूस हुआ कि इस तरफ भी एक बिजनेस है जिसको आप एक स्टार्टअप के यूनिक फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं? ये बहुत ही, जब हम उद्योग लगाना चाहते थे, जब मेरा एक सबसे पहले, जब हम लोग कॉलेज के फाइनल ईयर में थे तो हम एक रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं था कि मैं अपना इस रेस्टोरेंट कैसे एस्टेब्लिश करूँ, रेस्टोरेंट लगाने के लिए कितने पैसे की नीड है, वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो कुछ तो हमारे उस टाइम कुछ फ्रेंड से बूट स्टेप करके मैं सोच लगा कि चलो भाई रेस्टोरेंट लगाते, लेकिन फाइनली कितना ज़रूरत होता है मुझे नहीं पता था। तो इसके लिए बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई, फंडिंग की समस्याएं, मशीनरी की समस्याएं, मैं सेफ कहाँ से लाऊंगा, मैन पावर कहाँ से उठाऊंगा, फिर हम मार्केटिंग कैसे करूंगा, एडवर्टाइजमेंट्स कैसे करूंगा, बहुत सारी समस्याएं आई, जिसके लिए हमको लगा कि ये इंडिविजुअल सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रही है। जब मैंने समाज में, सोसाइटी में देखा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जब अपने मोहल्ले में देखा तो ताऊ जी भी, चाचा जी भी चाह रहे थे कि चलो भाई मैं एक नोटबुक की फैक्ट्री लगा लूँ, एक पेपर प्लेट की फैक्ट्री लगा लूँ, आजकल प्लास्टिक बंद हो रहा है तो क्यों ना पेपर से कुछ रिलेटेड काम किया जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो पैसा कहाँ से लाएंगे। मन तो, इच्छा तो बहुत था कि हम चलो बिजनेस लगा लेते, लेकिन कैसे शुरू कैसे किया जाए उनको ये पता नहीं था। तो मैंने देखा कि बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम्स है, हर जगह पे, गली मोहल्ले, मतलब शहर, हर जगह पे लोग हैं जो अपना इच्छा रखते हैं उद्योग लगाने में, लेकिन वो लगा नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, फंडिंग की प्रॉब्लम्स है, मशीनरी की प्रॉब्लम्स है, योजनाओं की प्रॉब्लम्स है कि कौन सी योजना उनके लिए सुटेबल है।
तो मुझे लगा कहीं ना इसी चीज़ पे अपना स्टार्टअप शुरू किया जाए कि जिस प्रॉब्लम से मैं फेस किया हूँ उस प्रॉब्लम से बाकी लोग फेस ना करें। तो मैंने देखा कि एक गैप है, जिसको एक गैप को फिल किया जा सकता है, तो मैंने इस गैप को फिल करने का काम किया। हमारी पूरी टीम इस गैप को फिल करने का काम कर रही है। इनिशियली आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, रेस्टोरेंट बिजनेस की तरफ आपका रुझान था, तो रेस्टोरेंट बिजनेस से फिर माइंडसेट शिफ्ट करके एक स्टार्टअप की ओर लेकर आना, ये किस प्रकार से हुआ? जब मैं लगा कि मैं एक रेस्टोरेंट लगा लूँगा तो इससे सिर्फ मेरी अचीवमेंट हुई। और आज का मैं आपको बता दूं कि आज हमारे स्टार्टअप हाइपर के थ्रू अभी तक लगभग 4 से 5 जो रेस्टोरेंट मैं दूसरे की लगवा चुका हूं। एक समय था जब मैं सोचता था कि मैं रेस्टोरेंट अपना खुद का एस्टेब्लिश करूंगा और कैसे करूंगा ये सोचता था, फंडिंग कहां से लेके आऊंगा ये सोचता था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि मैं अपने थ्रू, अपने स्टार्टअप हाइपर के थ्रू 4 से 5 लोगों की रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश करवा चुका। वो सक्सेसफुली रन हो रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत अच्छे वो अर्न भी कर रहे हैं। तो मुझे उसी टाइम लगा था कि ये प्रॉब्लम जो हमारे साथ हुई है, एक होता है ना कि हेल्पिंग नेचर, तो मुझे लगा कि सोसाइटी में इस तरह की कोई भी ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो लोगों को 1-to-1 सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ही छत के सारा सॉल्यूशन उन लोगों को दे, फंडिंग की व्यवस्था दे दे, मशीनरी की व्यवस्था दे दे, और जो मैन पावर चाहिए, कैसे इंप्लॉय चाहिए उसकी भी व्यवस्था कर दे, उनको हर चीज़ पे गाइडेंस देते रहे, मार्केटिंग सपोर्ट देते रहे, फाइनेंशियल फिर कैसे आगे बढ़ना है, आगे का ग्रोथ, स्केल अप जो इशूज आते हैं, बहुत सारे आप लोग देखते होंगे स्टार्टअप शुरू हुआ और विदिन 3 ईयर्स में 94% स्टार्टअप्स ऑलमोस्ट वो फेल हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? तो स्केल अप इश्यूज के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको नहीं समझ में आता है। तो हम लोग इसी चीज़ पे बहुत जो हम प्रॉब्लम फेस किए, तो हम नहीं चाहते कि अब आगे आने वाला जो हमारा जनरेशन है या तो हमारे सोसाइटी के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको ये चीज़ फेस करना पड़े। तो इस चीज़ को हम लोग लेकर आगे बढ़े ताकि लोगों को इस चीज़ को हम हेल्प कर पाएँ। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपको कब हुआ, कब आपको लगा कि ऐसा कोई गैप एग्जिस्टिंग है जिसको कि मार्केट में फिल करने की आवश्यकता है? हाँ मैम, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। जब हम रेस्टोरेंट शुरू करना चाह रहे थे तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं था कि उसमें लाइसेंस भी लगता है। मुझे लगा कि रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए क्या होता है कि बस कहीं भाड़े पे रूम ले लो, कहीं कहीं से मशीनरी अपना परचेज कर लो, एक सेफ ले और वो बनाएगा, खाना हमारा सेल होगा, रेस्टोरेंट बन गया, और एक इंटीरियर डिज़ाइन कर लो। फिर जब मैं इसमें आगे जैसे ही बढ़ता गया, लोगों से मिला, तो किसी ने बताया कि लाइसेंस की ज़रूरत होती है, किसी ने बताया कि इस टाइप की मशीनरी भी आती है, वेजिटेबल कटर भी आती है, ग्रेवी बनाने का मशीन भी आता है। मुझे आइडिया ही नहीं था, मुझे तो लगता है जैसे घर में हम लोग खाना बनाते हैं ग्रेवी ऐसे ही बनता है। लेकिन बहुत सारी अलग अलग टाइप की मशीनरी है जो हमारे काम को आसान करती है। बहुत सारे ऐसे रेगुलेटरीज इशू है जिससे हमें देखना पड़ता है, फूड की लाइसेंस लेने पड़ती है आपको, मतलब रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत मार्केट रिसर्च किया इस पर कि एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए क्या करूँ। तो बहुत डिफरेंट लोगों से मैंने मिला, कोई फाइनेंस को सपोर्ट किया मुझे, किसी ने मुझे रेगुलेटरीज इशू समझाया, किसी ने जो डॉक्यूमेंट कंप्लायंसेस इसके बारे में बताया, किसी ने मशीनरी के लिए मुझे बताया। तो मैंने सोचा कि जब मैं एक रेस्टोरेंट छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए 4 अदर मतलब 5 to 6 अदर लोग के पास भटक रहा हूँ, ये जो भटक मैं रहा हूँ तो बाकी लोग भी भटक रहे होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ छोटा सा एक छोटे कस्बे में रहने वाला इंसान सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए 5-6 जगह पे भटक रहा हूँ, 5-6 लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो हर जगह पे भटक रहे होंगे, तो क्यों ना इस प्रॉब्लम को सही सॉर्ट आउट किया जाए। किस प्रकार से आपने ये स्टार्टअप स्टैब्लिश करा, कौन कौन सी चीज़ें, रिसोर्सेज आपने इंटीग्रेट करी इसको सेटअप करने के लिए? सबसे पहले जो रिसोर्सेज हमने इंटीग्रेट करी स्टार्टअप को सक्सेसफुली रन करने के लिए, क्योंकि वैसे लोग को मैंने देखा जो लोग इंटरेस्टेड थे, जो हमारे आस पड़ोस के थे, जिनको फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी थी। तो जब उनको मैंने उनसे बात किया, जब उनको मैंने बताया कि मैं आपको 1-to-1 सॉल्यूशन दूंगा, आपको फंडिंग की आवश्यकता है, तो मैंने बताया कि देखिए गवर्नमेंट की दिस टाइप की स्कीम है, PMFME है, PMSGP है, PMMY है, स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत सारी पॉलिसीज आती है हर एक स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो मैंने उनको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जब बताई, जब उनको लगा कि वाकई में तो बहुत आसान है, जो मैं 10 लाख रुपए के लिए इधर उधर भटक रहा था मैं PMFME से ले सकता हूँ, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी भी दे रही है। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब नॉलेज थी, उनको लगा कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर क्यों ना करना चाहिए, एक बार तो रिस्क लेना चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने ऐसे इंप्लीमेंट किया, लोगों को बताया और इसके थ्रू कुछ लोगों को अवेल भी करवाया, उनकी फैक्ट्रियाँ भी लगवाई और सक्सेसफुली वो रन भी हो रहे हैं आजकल। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं स्टार्टअप सेक्टर्स में अलग अलग बिजनेस सब्जेक्ट्स को लेकर, तो इन सभी स्कीम्स और इनिशिएटिव्स में से आपका पसंदीदा सरकारी मदद कौन सा है जिसको आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्चुअली में वो लोगों के लिए हेल्पफुल है? 3 जो स्कीम्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मानता हूँ लोगों के लिए, क्योंकि जो मेरी ये कंपनी है स्टार्टअप हाइपर, वो लोगों को वैसे लोगों को हेल्प करती है जो भी माइक्रो स्केल पे हैं, या तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या तो कोई अपना यूनिक आइडिया पर स्टार्टअप करना चाहता है। तो 3 स्कीम्स ऐसे हैं। एक है PMFME जो फूड सेक्टर्स के लिए वर्क करती है, अगर आपको फूड सेक्टर में किसी तरह का उद्योग लगाना हो, माइक्रो लेवल या तो स्मॉल लेवल, तो वो हेल्प करती है। उसके बाद क्या है, PMGP होता है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो फूड के अलावा कोई किसी तरह की इंडस्ट्री आपको सेटअप करनी, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाना
लगाना है तो गवर्नमेंट वहाँ पे हेल्प करती है और 35 अप टू 35% या अप टू 10 लाख रुपीज़ आपको सब्सिडी भी मिलती है विद इन। और PFME में थर्ड वन जो हमारा सबसे बहुत अच्छा जो पॉलिसी है वो है स्टार्टअप इंडिया में, वहाँ पे बहुत आपको अच्छा से फंडिंग आपको मिलता है वहाँ पे ये चीज़। स्टार्टअप हाइपर नाम काफी यूनिक साउंड हो रहा है, तो स्टार्टअप हाइपर नाम के पीछे का आपका क्या कंसेप्ट रहा था जो इस नाम को रखने के पीछे? स्टार्टअप हाइपर जो हमारा नाम है, मैंने काफ़ी सोच विचार के जब मैं कंपनी शुरू कर रहा था तो कंपनी शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने बताया कि मुझे फैक्ट्री शुरू करना है, मैंने उनके लिए काम करना शुरू किया। जैसा कि आपको बताया कि मैंने पहले अपने लिए काम करना शुरू किया, जब मुझे प्रॉब्लम हुई तो मुझे लगा बहुत सारे लोगों के पास प्रॉब्लम होगी तो मैंने अदर लोगों के लिए काम करना शुरू किया। जब नाम रखने की बारी आई तो मैं क्या नाम रखूँ, तो मैं बहुत रिसर्च किया, इसे बहुत ज़्यादा सोचा क्या नाम रखूँ क्या नाम रखूँ। तो मैंने सोचा कि मैं तो करवा क्या रहा हूँ, तो मैं लोगों को स्टार्टअप करवा रहा हूँ, एक नया उद्योग लगवा रहा हूँ, स्टार्ट करवा रहा हूँ और स्टार्टअप को मैं हाइपर ग्रोथ के लिए, तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा स्टार्टअप हाइपर। आपको स्टार्टअप करना और हाइपर ग्रोथ लेके आना है, ये नहीं कि बस बिजनेस किया और 5 साल तक उसी फेज में आप रन कर रहे हो बिजनेस को, 10 साल तक उसी में लगे हुए, आपका इनकम आज भी 1 लाख था और 5 साल बाद भी आपका इनकम 1.5 लाख है, तो क्या ही इनकम है। तो मैंने इस चीज़ को इसीलिए रखा कि मैं एक बार जब मैं किसी कस्टमर से जुड़ जाता हूँ तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जुड़ता हूँ, उनको हर तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा स्टार्टअप हाइपर। स्टार्ट करना और हाइपर ग्रोथ करना है। आपने स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को के साथ इंटीग्रेट करने के लिए कुछ मशीन मेकिंग कंपनीज पे काम किया है, जिसमें से आपने अलग अलग बिजनेस ग्रुप या अलग अलग बिजनेस सब्जेक्ट्स पे आपने स्पेसिफिक टॉप ब्रांड्स की मशीन मेकिंग कंपनीज को आपने चुनाव करके रखा हुआ है, जिसको कि आप बिजनेसेस को देते हैं। तो इन मशीन मेकिंग कंपनीज को जिसको आपने एज अ टॉप ब्रांड एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है अपने नज़र में, उनके लिए आप क्या पैरामीटर्स तय करते हैं और उन पैरामीटर्स को इंश्योर करने के लिए आप क्या एक्टिविटीज़ या फॉलो अप इंश्योर करते हैं? जैसे कि अगर किसी भी लोग को इंडस्ट्री लगवानी होती है तो प्लांट तो लगाते हैं, मशीनरी तो लगवाते हैं, लेकिन मशीनरी कैसे होंगी, उनका सर्विसिंग कैसे होगा, उनकी वारंटी क्या होगी, उनका प्रोडक्टिविटी क्या होगा, उनके डिटेल्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ पे लोग बहुत ज़्यादा आजकल देखते हैं कि उनकी मशीन तो लगा ली है, मशीन रन नहीं किया तो पैसे तुम्हारे लग गए सर, इसके बाद क्या करूँगा। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि इंडिया के 25+ जो मशीन मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है जो सिर्फ मशीन बनाती हैं, मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन किया, MOU किया, साइन। तो इनसे क्या हुआ कि जो टॉप वैरायटी, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आपको अगर अनियन की पेस्ट मेकिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, तो जिंजर की पेस्ट मेकिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए बहुत टाइप की मशीनरी लगती है, जैसे कि पल्प ब्रेकिंग हो गया, पिलिंग हो गया, डिहाइड्रेटर हो गया और स्टीम जैकेट केटल हो गया, बहुत सारी मशीनें लगती है। तो पैकिंग मशीन अलग आती है, तो एक कंपनी सिर्फ पैकिंग मशीन बना रही है, एक कंपनी पल्प ब्रेकिंग बना रही है, एक कंपनी पिलिंग मशीन बना रही है, तो अलग अलग मशीन, एक डिहाइड्रेटर बना रहा है, एक पैकिंग मशीन बना रहा है, एक पल्वराइजर बना रहा है। तो लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां होती थी कि अब किसी फैक्ट्री के पास गया, वहाँ से पूछा आपके यहाँ कौन सा पैकिंग मशीन बढ़िया है, किसी के पास गया पूछा आपके पास पल्प ब्रेकिंग मशीन है, तो लोगों को अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के पास जाना पड़ता था उस मशीनरी को परचेज करने के लिए। तो मैंने क्या किया, क्यों ना इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया जाए। जैसे मैंने पहले बताया, वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारा स्टार्टअप। तो मैंने सारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप किया और उनके साथ जो पैरामीटर्स मैंने रखे कि आपका जो MOU साइन करते वक्त मैंने सारा चीज़ उसमें MOU में था कि मैं आपके साथ इसी चीज़ पे MOU साइन करूँगा कि आप जो मशीनरी हमें प्रोवाइड करवाएंगे उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप 1 ईयर 2 ईयर, हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अलग अलग मतलब उनका होता है कि किसी ने 1 साल की वारंटी दी है, किसी ने 2 साल की रखी है, किसी ने 3 साल की रखी है, और वो 3 साल तक सर्विस फ्री देते हैं। और हमारा ये भी होता है उसमें MOU साइन कि जब अगर हमारा ऑर्डर प्लेस्ड होता है, कोई कस्टमर को अगर फंडिंग हो गया, पैसा आ गया, आप उसको मशीनरी कितने दिन में आप उनके घर पे डिलीवर कर दोगे। तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 to 15 डेज में अगर पेमेंट हो जाता है तो विद इन 10 to 15 डेज आपको मशीनरी उनके घर पे पहुंचवा देना है। फिर अगले विद इन 1 वीक में उस मशीनरी को इंस्टॉल कर देना है और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग उन लोगों को प्रोवाइड करना है। ये पैरामीटर से जो मैंने रखे हैं इसके तो क्या लिए। 2 से 3 साल तक जो उन वो मशीन्स अच्छे तरीके से सर्व करें उन कंपनीज को, इसके लिए भी आप कुछ फॉलो अप रखते हैं अप टिल 2 to 3 ईयर्स? श्योर मैम। तो इसके लिए हम लोगों ने MOU में सब कुछ अच्छे से डिटेल्स में उनको पहले ही दिया होता है कि अगर आपने इस चीज़ को कहीं भी डिनाई किया कि जैसे आपने बताया कि 1 साल तक आपको सर्विसिंग देना है, आपके जो टेक्नीशियंस है और हमारे टेक्नीशियन दोनों मिलकर जाकर वहाँ पे वर्क करेंगे, हमारे ऑपरेशन सेट भी साथ में जाते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो अगर कोई भी कंपनी इस चीज़ से डिनाई करती है तो हमारा MOU वहीं पर ब्रेक होता है। और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो हमारे साथ MOU भी करना चाहती हैं क्योंकि हमारे पास मार्केट साइज़ है, और अगर किसी तरह से कोई कंपनी अगर डिनाई करती है सर्विस देने के तो हमारी खुद की टेक्निकल टीम है, वो तुरंत जाकर उस चीज़ को फ़ौरन देखती है, कुछ सेटअप करती है। किन किन जगहों पे फिलहाल आपका स्टार्टअप अभी ऑपरेंट है? हमारा जो स्टार्टअप अभी बेसिकली ऑपरेटेड है वो झारखंड, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़, ये 4 जो स्टेट्स हैं यहाँ पे मेनली हम लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं। संजीत जी, ये सब चीज़ें तो हमने डिस्कस करी, इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि कब और कैसे आपके माइंड में एक सोच आई कि ऐसा कोई स्टार्टअप क्रिएट करना है? मैम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं एक छोटा सा, मैं
एक बिजनेस शुरू करना चाहता था कि मुझे एक रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश कर लूँ, महीने का 30-40 हज़ार कमा लूँ। तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी होता है। फिर जब मैं इस चीज़ में जैसे ही इन हुआ ना, तो हमेशा से हम जब कॉलेज में थे तो हमारी जो टीम थी हमेशा एक सोशल वेलफेयर के लिए काम करती थी। एक जो लीडरशिप क्वालिटी थी, लोगों को साथ लेकर चलना है, अकेले ग्रो नहीं होना है। जब आप एक बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस करने का मतलब होता है कि आप अगर करोड़ों कमा रहे हो तो आपके एम्प्लॉय वही नॉर्मल सैलरी पे रहते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप करते हो ना, तो अगर आप 1 करोड़ कमाने लगते हो ना, तो आपके जो फाउंडर्स होते हैं, आपके जो लोअर टीम मेंबर होते हैं ना, वो भी एटलीस्ट 50 लाख वो अर्न करते हैं। तो ये स्टार्टअप और बिजनेस में ये डिफरेंसेस होता है। तो मुझे हमेशा से ये चाह थी कि मैं कुछ भी एक ऐसा यूनिक करूं, सोसाइटी को हेल्प करूं, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है हमारे पढ़ने से लेकर। मैं क्योंकि मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हूँ, तो सबका टैक्सेस जाता है, तो मैं सोसाइटी को इसमें रिटर्न देना चाहता था। तो इसलिए मैंने इस स्टार्टअप को चुना। सोच आने के बाद आपने इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन हो पाए इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्टअप, उसके लिए आपने किस प्रकार से अपने कदम बढ़ाए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस का जो टास्क था हमारे लिए, क्योंकि जब मैं मार्केट में आया तो बहुत ही काफ़ी यंग और लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि मशीनरी भी काफ़ी महंगी होती है और बड़ा जैसे 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख के, 50 लाख के, करोड़ के प्लांट लगते हैं। तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि ये छोटा सा बंदा है, अपने 4-5 लोगों को लेके आया है, इनके टीम में है, बाकी टीम में तो ऑफिस में तो कोई नहीं देख रहा ना। लेकिन जो हम लोग बेसिकली जहाँ पे कहीं भी अगर मीटिंग करने जाते थे तो 3 से 4 लोग जाते थे, तो उन लोगों को लगता था कैसे इस पर ट्रस्ट किया जाए, इसके पास ऐसा तो कुछ पहले से वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो बात करने का जो तरीका होता है, हमारी जो क्वालिफिकेशंस है कि मैंने ये पढ़ा है, ये लिखा है, मैंने इतने रिसर्च किए हैं, हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ हैं, इनके बारे में मार्केट में कोई बात नहीं करता। आप किसी तरह की प्लांट लगाने जाओ, किसी सिर्फ दुकान में जाओ, बोलो कि मुझे म्यूनिस की प्लांट चाहिए, वो आपको प्लांट्स के बारे में बता देगा। ये नहीं बताएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल होगा, आपको कौन से प्रोडक्शन कैपेसिटी की चाहिए। इनिशियली आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़े इससे पहले कि लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस पे ट्रस्ट कर पाए? श्योर मैम। किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े संजीव? ये था कि लोग ट्रस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा एज ग्रुप कम था और उनको लगता था कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जब मैंने अपनी रिसर्च के बारे में बताया कि मैंने इतने ज़्यादा मार्केट सर्वे किया है, इस टाइप में देखा है, जैसे कि आपको कौन से प्लांट लगाना चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेनिफिट होगा, कौन सा इंडस्ट्री वहाँ पे सुटेबल होगा उस साइकिल में, उस डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जब मैंने सारा कुछ उनको डिटेल में बताया, और एक हमारा जो सबसे बड़ा जो मतलब एक यूनिकनेस है हमारे स्टार्टअप का ना, कि हम लोग लॉन्ग टर्म किसी के साथ जुड़ते हैं, और जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अभी जो पूरा कंसल्टेंसी जो उन लोगों को दे रहे हैं, जो हमारे पास कोई आता है उनको हर चीज़ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अभी स्टार्टिंग में दे रहे थे। उनको सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया, ये सब सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे रहे थे। संजीत जी, जो भी आपके ट्रस्ट इश्यूज थे, उन ट्रस्ट इश्यूज, लोगों के ट्रस्ट इश्यूज को ओवरकम करने के लिए, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए ताकि आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुली चलाते हुए आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर पाए अपने स्टार्टअप के प्रति? पहले तो कुछ लोग अपने थे जिनको फैक्ट्री लगानी थी, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए था, और उनको पता था कि मैंने इस फील्ड में बहुत वर्क किया है, कॉलेज टाइम से मैं लगा हुआ था कि इंडस्ट्री लगवाने चाहिए, तो उनको पता था कि ये लड़का जानता है। तो जब वो हमारे पास आए तो हम उनको एक आइडियाज़ बताएं, बहुत सारी चीज़ें जब बताएं कि ये स्कीम से आप इसमें अप्लाई कर दो, ये कर दो, फिर मशीनरी कहाँ से परचेज करें, तो मैंने उनको ये भी बताया कि यहाँ से मशीनरी परचेज कर लो। तब उस टाइम उन लोगों को लगा कि नहीं, ये लड़का जानकार है, इसको नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है देश दुनिया के बारे में कि कहाँ से क्या चीज़ होना चाहिए। मुझे डॉक्यूमेंटेशन, आजकल लोग सबसे ज़्यादा लोग जो डरते हैं मैम ना, वो डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में कि कौन सा डॉक्यूमेंट मैं किसको दूं, किसको नहीं दूं, मिसयूज़ ना हो जाए। तो इस वे में तो मैंने इस चीज़ को, उन पे ट्रस्ट इशू जो था, मैंने इस चीज़ को हैंडल किया और लोगों के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट होने की कोशिश किया, और उनके हर एक छोटी छोटी बेसिक्स प्रॉब्लम को मैंने फेस किया और उस चीज़ को सोल्यूशन में प्रोवाइड किया उन लोगों को, ताकि उनका जो ट्रस्ट इशू है वो ख़त्म हो जाए और हम पे ट्रस्ट बिल्डअप हो। आप लोगों को जो भी बिजनेसेस या स्टार्टअप्स क्रिएट करना चाहते हैं, या स्टार्टअप्स क्रिएट करने में जिन भी पर्सन्स का इंटरेस्ट है, आप उनको बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस प्रोजेक्ट्स देते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज के फॉर्म में, तो क्या ये आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स आप उनको देने के लिए चार्ज करते हैं, या ये आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करने के बाद आप उनसे रेवेन्यू अर्न करते हैं? अभी जो हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है, अभी हम लोग इनिशियली कोई भी इंडिविजुअल कहीं भी हमारे ऑफिस में आके देख सकता है, आते हैं, हम लोग प्रॉपर जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ये जितने प्रोजेक्ट आइडियाज़ हमें डिस्कस करता हूँ, इसके कोई चार्जेस अभी नहीं है। हमारे चार्जेस रेवेन्यू मॉडल ऐसे है कि अगर आप हमारे पास आते हैं, मैंने आपको इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में बताया कि हाँ ये प्रोजेक्ट आइडियाज़ आप इस पर वर्क करो, अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ इस पर वर्क करना चाहिए, अगर आप गो हेड करते हैं, इसके बाद सारा जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देखते हैं, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू आपको सपोर्ट सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कि हाँ इसी स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हो, यह स्कीम आपके लिए है। ये जब आप यहाँ से फैसिलिटेट हो जाते हो, इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, तो हम लोग एक सक्सेस फी चार्ज करते हैं। सक्सेस फी एज इन लाइक क्या? एज इन लाइक ये कि आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम थी, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि फंडिंग कहाँ से आएगी, दूसरी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे कि फैक्ट्री कैसे लगेगी, मशीनरी कैसे लगेगी,
तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा और आपकी जो मशीनरी की ट्रेनिंग कैसे होगी। तो ये प्रॉपर जो उद्योग लगाने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो है, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग सक्सेस मानते हैं कि जब एक इंडस्ट्री लग जाती है, उद्योग लग जाती है, तो मतलब एक क्लाइंट हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, ये सक्सेस हो गया है। तो इस चीज़ को जब हम लोग सक्सेस कर देते हैं कि इंडस्ट्री किसी चीज़ की उद्योग लगा देते हैं, तब उनसे हम लोग सक्सेस चार्ज लेते हैं। मतलब उनको बिजनेस आइडियाज और प्रोजेक्ट्स देने के बाद आप उनको एक स्टेज पर ले आते हैं और उसके बाद आगे बढ़ने के टाइम पे आप उनसे रेवेन्यू अर्न करते हैं। श्योर। संजीत जी, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो इस रिगार्डिंग हम आपसे दो चीज़ें जानना चाहेंगे। पहला कि आपका स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड मोड में है या इन्वेस्टमेंट बेस्ड है? हमारा जो स्टार्टअप है मैम वो बूटस्ट्रैप मोड में है। बूटस्ट्रैप्ड मोड में है। यस मैम। तो आपने इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए नहीं सोचा अपने स्टार्टअप के लिए? इनिशियली मैम मैं इतना ज़्यादा मतलब मार्केट आप में लोगों के लिए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करते हैं, लोगों के लिए इन्वेस्टर्स आप ला कर देते हैं, तो खुद के लिए क्यों नहीं? जब मैं मार्केट में इतने ज़्यादा घूमा ना, इतना ज़्यादा मतलब धक्के खाए ना, हर जगह के ठोकरे खाए ना, उसके बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है ना, तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हो। और मैं इसीलिए एग्जांपल फिट करना चाहता हूँ कि मैं जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करके मैं इस लेवल पे आ गया हूँ, तो इंडिविजुअल्स भी जा सकते हैं। संजीत जी, दूसरा चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है अपने स्टार्टअप को लेकर, वो कौन कौन सा है? कौन कौन सा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है जिसके ऊपर आप अपने स्टार्टअप को कार्यरत रखते हैं? अभी हम लोग जो रेवेन्यू मॉडल सिर्फ जो अर्न कर रहे हैं ना, वो है एक सक्सेस चार्ज। दूसरा है कि जो मशीनरी हम लोग अदर जो लोगों से टाई अप किए हुए हैं, वहाँ पे एक मार्जिन मनी हमें मिलती है, एक वहाँ से। दो अभी रेवेन्यू चार्जेस हैं। जो हमारे आगे का जो प्लान है, जो अभी कंसल्टेंसी चार्जेस, अभी क्योंकि हमारा स्टार्टअप है तो अभी रेवेन्यू जो कंसल्टेंसी चार्जेस है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आगे का अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको एक पैकेज में बांधें कि 1 ईयर तक अगर किसी को हम सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर मार्केटिंग की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या तो प्रमोशंस की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कंसल्टेंसी देते हैं, मार्केटिंग की देते हैं, या तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं उसको कि मार्केटिंग के दौरान क्या होता है कि आप किसी को प्रमोशन करवा रहे हो, तो ये चीज़ें कि अभी हम लोग कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। तो अभी तो आप कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं ले रहे हो, लेकिन क्या आपका फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है कंसल्टेंसी चार्जेस लेने का? सक्सेस फी तो आप बता रहे हो कि आप ले रहे हैं, कंसल्टेंसी चार्जेस फ्यूचर में लेने के लिए भी क्या आपने सोच रखा है? हाँ, आगे का हमारा जो प्लान है वो कंसल्टेंसी चार्जेस लेने का है, लेकिन अभी वो देखते हैं कि अगर हमारे इंडिविजुअल्स जितने भी कस्टमर्स हैं उनके क्लाइंट्स की डिमांड पे अगर उनको लगेगा और मुझे लगेगा कि करना चाहिए तो फिर ठीक है, अदरवाइज फिर हमारी टीम में डिस्कस होती है, हमारे बोर्ड मेंबर जितने लोग हैं, जब तक डिस्कशन नहीं होता है इस पर कुछ कहना थोड़ा ही मुश्किल है। मैं तो कंसल्टेंसी हो गई, सक्सेस फी हो गई, क्या इसके बावजूद या इसके अलावा और कोई भी आपके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स हैं? एक और है मैम, जो नेटवर्किंग होता है, जो भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रहे हैं, और आने वाले समय में भी बहुत टाइम तक ये नेटवर्किंग जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। नेटवर्किंग का बेनिफिट ये होता है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई नोटबुक की फैक्ट्री लगाता है, तो वो नोटबुक की फैक्ट्री जो लगाया वो सेल आउट कहाँ करेगा नोटबुक को? तो हमारे कॉन्टैक्ट में जैसे कि मान लिया जाए कि रांची में कोई यूनिट लगाया है, नोटबुक बना रहा है, तो रांची के बहुत सारे कुछ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिनके साथ हमारा अच्छा 1-to-1 कनेक्ट है, वहाँ के प्रिंसिपल्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ। तो अगर हमारे रिकमेंडेशन से, हमारे नेटवर्क से अगर किसी इंडिविजुअल फैक्ट्री को बेनिफिट हो जाए, जैसे कि आप आजकल आप लोग देखते होंगे कि कॉपी पे किसी भी स्कूल का नाम लिखा आता है, किसी भी इंस्टीट्यूट्स का नाम लिखा आता है, तो हम लोग नेटवर्किंग कराते हैं जिससे अदर्स को बेनिफिट हो जाती है। तो हम लोग इस चीज़ का भी चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग प्लान कर सकते हैं। संजीत जी, इसके अलावा क्या जो आप मशीन्स स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को टॉप ब्रांड्स के मशीन सेलेक्ट करके प्रोवाइड कराते हैं, उन मशीन सेलिंग के माध्यम से भी आप कोई रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हैं? वहाँ पे मैम कुछ परसेंटेज हैं जो मार्जिन मनी के फॉर्म में हमें मिलते हैं। वहाँ पे किस प्रकार से? जैसे कि आप लोग कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरह का मशीनरी परचेज करने जाता है तो बहुत तरह की उनके चैलेंजेस फेस करने पड़ती है। अब एक तो कि दूर जाना है आपको, कोई झारखंड में है, यहाँ पे रांची में अगर कोई रह रहा है, तो रांची की कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उनको या तो दिल्ली जाना पड़ता है, लुधियाना जाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं वो कहाँ हैं, वो आपको लुधियाना में मिलेंगे, दिल्ली साइड में मिलेंगे, या तो कोटा राजस्थान में मिलते हैं, तो आपको उधर जाना पड़ेगा। और होता क्या है कि आपको आने जाने की वेजेस लग जाती है, मशीनरी आपको चूज़ नहीं करने आ रहा है, कौन से मशीनरी में लूँ नहीं लूँ, कौन से मटेरियल से बना है। लोग इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं, ठगे भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, हाँ, बहुत लोग ठगे जाते हैं। अब आपको बोल दिया कि SS 304 मॉडल इसमें मैंने स्टील यूज़ किया है, आप उसे कैसे वेरीफाई करोगे वो है कि नहीं है, तो लोग इसमें ठगे जाते हैं। तो लेकिन हमारी कंपनी हर चीज़ को वेरीफाई करती है पहले ही, और इसमें कुछ मार्जिन मनी हम लोग मिलता है। इसके बावजूद भी कस्टमर को डायरेक्टली जाने के बजाय उनको बेनिफिट ही मिलता है, कम प्राइस में ही मिलता है हमारे थ्रू लेने से। संजीत जी, अभी आपने कहा कि आप स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को नेटवर्किंग और मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं या करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो किस प्रकार से आप स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को नेटवर्किंग और मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं?
जैसे कि मैंने बताया कि एक कोई नोटबुक की कंपनी अगर यहाँ पे कोई शुरू करता है, फैक्ट्री शुरू करता है, जब नोटबुक को बनाता है तो उस नोटबुक को कहाँ सेल करेगा। तो मार्केटिंग आइडियाज़ हम लोग ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि अब वो नोटबुक बना तो लिया, अब वो क्या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देगा चौराहे पे कि हमारी नोटबुक की कंपनी है, भैया नोटबुक की ये प्राइस है, आप ये परचेज करो, उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। तो बेनिफिट कहाँ से होगा, उसको मार्केटिंग कहाँ पे करना होगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का जहाँ हब है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे कॉलेज हैं, जहाँ पे स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे उसको एडवर्टाइजमेंट अलग अलग आपके स्टार्टअप के विंग्स हैं, उन अलग अलग स्टार्टअप के विंग्स के माध्यम से आपका स्टार्टअप स्मूथ फंक्शन हो पा रहा है। तो उन अलग अलग स्टार्टअप विंग्स में आप सिनर्जी या इंटीग्रेशन किस प्रकार से एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे स्टार्टअप्स के बहुत सारे विंग्स हैं अलग अलग। जैसे कि एक जो सबसे पहला होता है वो होता है मार्केटिंग। जो मार्केटिंग की जो टीम है, मार्केटिंग मैनेजर हैं, वो क्या करती है, हमारे लिए लीड कलेक्टिंग का काम करती है। एडवर्टाइजिंग करके, मार्केटिंग करके लीड लेके आती हैं कि जिनको इंडस्ट्री लगाना होता है वैसे लीड्स। तो वो लीड जब लेके आती हैं, वो लीड को वो प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑफिस मैनेजर को। एक ऑफिस मैनेजर की भी टीम है, वो क्या करती है, उस लीड पे वर्क करती है, सबको अपना कॉलिंग करके कि हाँ सर आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, उनको वापस बुलाती भी है कि हमारे ऑफिस पे आइए, विजिट कीजिए, हमारे प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ देखिए कि ये प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, हमारे प्रीवियस वर्क भी दिखाती है और अपकमिंग्स भी दिखाती है, ये सारी चीज़। उसके बाद क्या होता है कि थर्ड हमारा कि जब ऑफिस मैनेजर सारा काम कर देती है, जब उनका फैसिलिटेट कर देती है, तब हमारा आता है टेक्निकल ऑपरेशन सेट की काम। ऑपरेशन सेट क्या करते हैं, मशीनरी इस्टेब्लिश करवाते हैं उन लोगों को कि कहाँ पे कैसे मशीनरी किस पावर की लगनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है जो उनकी प्रोडक्ट को देखती है और फिर वापस उनके मार्केटिंग को टीम के लिए फिर हमारे मार्केटिंग टीम देखती है। संजीत जी, हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल में आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से है, संक्षेप में। हमारे साथ अभी 10 to 15 मेंबर्स जुड़े हुए हैं हमारे कंपनी में और उनका रेवेन्यू मॉडल किन्हीं के साथ एज अ शेयर्स में मोड पे और बहुत लोगों के साथ उनमें सैलरी बेस्ड पे है। ओके, कितने लोग जुड़े हुए हैं? 10 to 15% हमारे में। संजीत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।